हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वन IQ। लास्ट क्लास में अपन ग्रेविटेशन चैप्टर कर रहे थे और अपन ने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ लिया था कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, मेन फॉर्मूला क्या बनता था उससे। तो एक बार थोड़ा सा वो वापस रिवाइज करते हैं कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या था। ठीक है, तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है कि पूरे यूनिवर्स में जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके ऊपर कुछ मास है, जिनका कुछ मास है, जैसे ये ऑब्जेक्ट है M1 और ये ऑब्जेक्ट है M2, इनका कुछ मास है, तो ये क्या होगा, ये एक दूसरे के ऊपर एक फोर्स लगाएंगे और वो जो फोर्स होगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। अब ये ऑब्जेक्ट जो है वो कहीं पे भी हो, चाहे वो अर्थ पे हो या ना हो, फिर भी एक दूसरे के ऊपर ये फोर्स लगाएंगे और उस फोर्स को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। और उस ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला जो होता है वो दोनों के प्रोडक्ट के, जो मासेस का प्रोडक्ट होता है ना, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वो जो मासेस होगा उनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा वो उनके बीच में जो डिस्टेंस होगा ना, इनके बीच में जो भी डिस्टेंस होगा इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ये हर बार ही होगा। ठीक है, और इससे पूरा फॉर्मूला अपन ने डिराइव करा था कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो था उसका फॉर्मूला आ रहा था G m1 इंटू m2 अपॉन में d स्क्वायर। ठीक है, तो ये होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे अपन अर्थ के ऊपर है तो अपन के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, उसमें m1 जो होगा वो कौन होगा, जैसे अपन अर्थ के ऊपर, जैसे अर्थ ही है, अपन ये है, तो अपन का मास क्या होगा m1, अर्थ का मास क्या होगा m2। तो m1 क्या हो जाएगा, जो ऑब्जेक्ट है उसका मास, m2 क्या हो जाएगा, अर्थ का मास, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो आप सोचोगे कि डिस्टेंस तो है ही नहीं, है तो अर्थ से टच ही हुआ है तो डिस्टेंस जीरो हो गया, पर जो डिस्टेंस होता है वो सेंटर टू सेंटर का होता है। तो अर्थ का सेंटर यहाँ कहीं आ रहा होगा, अपन का सेंटर यहाँ कहीं, तो ये डिस्टेंस होगा, है ना, मतलब एक तरीके से अर्थ की रेडियस अप्रोक्सीमेटली। और फिर अपन फोर्स फाइंड कर सकते हैं अपन के ऊपर कितना ज्यादा फोर्स लग रहा होता है अर्थ के थ्रू। ठीक है, तो ये होता है फोर्स, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है इसका प्रॉपर फॉर्मूला आया था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के थ्रू। अब अब अपन को पढ़ना है कि इसके और क्या यूजेस हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं अपन, जैसे अपन ऐसे बोलते हैं ना कि कोई भी चीज के ऊपर अगर फोर्स नहीं लग रहा होता है तो वो यूनिफॉर्म मोशन करती है। जैसे अपन ने यूनिवर्सल जो फर्स्ट लॉ पढ़ा था न्यूटन का, उसमें यही था कि इफ देयर इज नो फोर्स एक्टिंग ऑन अ पर्टिकुलर बॉडी देन दैट ऑब्जेक्ट टेंड्स टू बी मूव इन यूनिफॉर्म मोशन और दैट ऑब्जेक्ट वांट्स टू बी एट रेस्ट। ठीक है, यही था ना फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट। फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट थोड़ा अलग था, वो ये था कि इफ इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट देन इट विल रिमेन एट रेस्ट, एंड इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन देन इट विल रिमेन इन मोशन। है ना, तो मोशन में तो मोशन में रहेगा, रेस्ट पे तो रेस्ट पे रहेगा। तो मोशन कौन सा, यूनिफॉर्म मोशन, है ना। यूनिफॉर्म मोशन में अगर कोई ऑब्जेक्ट है उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो वो यूनिफॉर्म मोशन कंटिन्यू करेगा अपना। ठीक है, तो जैसे ही फोर्स लगता है ना तो एक्सेलरेशन आ जाता है। ठीक है, उसका रीजन क्या था, फोर्स का फॉर्मूला बना था m इंटू ए, है ना। तो अगर फोर्स जीरो नहीं है, ये अगर जीरो नहीं है तो ए की वैल्यू आएगी कुछ ना कुछ, और अगर फोर्स ही जीरो है, फोर्स जीरो है मतलब जीरो इक्वल टू m इंटू ए हो गया, तो अपन को ए क्या मिलेगा, जीरो अपॉन एम, और फाइनली मुझे ए क्या मिलेगा, जीरो। तो फिर फिक्स्ड हो जाएगा कि ए जो होगा वो जीरो ही होगा। अगर ऐसा हो रहा है कि फोर्स इक्वल टू एम इंटू ए होता है, फोर्स अगर जीरो है तो इक्वल टू एम इंटू ए, एम जो होगा वहाँ डिवाइड में क्या, तो ओवरऑल मुझे ए मिल गया जीरो। इस केस में फिर फोर्स जो होगा वो जीरो होगा, है ना। तो अपन ऐसा हमेशा बोल सकते हैं कि अगर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स जीरो है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। ये फिक्स्ड ही है, अगर फोर्स जीरो है तो एक्सेलरेशन जीरो है। उसका वाइस वर्सा भी बोल सकते हैं, अगर ए जीरो है तो फोर्स जीरो हो जाएगा, है ना। तो ये होगा तो ये होगा, और ये अगर है तो ये होगा। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने ऐसे बोला कि एक ऑब्जेक्ट है, ये अपन की अर्थ है, ये अर्थ है, और यहाँ पे एक बॉल को अपन ने ड्रॉप करा कुछ पर्टिकुलर हाइट से। तो जब अपन कोई भी चीज को ड्रॉप करते हैं तो मेरे से हाथ में है तो इसकी स्पीड कितनी है, जीरो। तो मतलब यहाँ पे इसकी स्पीड कितनी थी, जीरो। फिर मैंने यहाँ पे जब मेजर करा तो इसकी स्पीड जीरो नहीं थी, ये बड़ी भी आई थी। मतलब ये हर पॉइंट पे, यहाँ पे इसकी स्पीड 5 थी, एक आगे पॉइंट पे इसकी स्पीड 6 थी, फिर आगे यहाँ तक, जब यहाँ तक गई तो उसकी स्पीड 10 थी। तो ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब स्पीड इंक्रीज क्यों हो रही है, तो उसका आंसर क्या है, ये एक्सेलरेट हो रही है। एक्सेलरेट हो रही है तो उसका मतलब क्या हो रहा है कि इस बॉल के ऊपर कोई ना कोई फोर्स लग रहा है, तभी तो एक्सेलरेट हो रही है। और अपन को ये पता ही है कि एक्सेलरेशन जो होता है वो नॉन जीरो कब होगा, जब फोर्स नॉन जीरो होगा, है ना। ये तो चीज है, अगर फोर्स की वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं है तब एक्सेलरेशन की वैल्यू जो होगी वो जीरो के इक्वल नहीं होगी। तो उस केस में ये हो रहा होगा, है ना, जब फोर्स की वैल्यू ये नॉन जीरो होगी तब एक्सेलरेशन नॉन जीरो होगा। तब उस केस में ये सब कह सकते थे। तो उसका मतलब यहाँ पे कोई ना कोई फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स लग रहा है बोल सकते हो क्या, तो मैंने सिर्फ इसको ड्रॉप ही करा था, तो मैंने मस्कुलर फोर्स उसको ऐसे करके तो फेंका नहीं है, मैं सिर्फ इसको ड्रॉप करा था, तो मेरा मस्कुलर फोर्स तो इस पर काम नहीं कर रहा है। अभी इसके ऊपर कोई भी फोर्स कॉन्टैक्ट में नहीं है, तो कोई भी कॉन्टैक्ट फोर्स इस पर नहीं है।
तो एक ऐसा फोर्स होगा जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है ना। और अपन को पता ही है कि वो कौन सा फोर्स है, तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है, कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है इस पे? ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा होता है, तभी इसकी बॉडी जो होती है, इसकी जो पूरी वेलोसिटी होती है वो इंक्रीज होती रहती है। तो कभी भी आप ऐसा देखोगे ना कि कोई भी चीज अर्थ के टूवर्ड्स गिर रही है, उसकी स्पीड इंक्रीज होगी, और अर्थ से अगेंस्ट में जा रही होगी ना, तो उसकी स्पीड डिक्रीज होगी। इसका एग्जाम्पल, जैसे मैंने इस पेन को ऊपर की तरफ फेंका, तो जब मैं हाथ से फेंकता हूँ तो उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, धीरे धीरे ये जीरो हो गया, फिर ये नीचे गिरता है। तो ये जब ऊपर जा रहा होता है तब उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही होती है, यहाँ पे जीरो, और फिर ये जब वापस नीचे आएगा तो उसकी स्पीड इंक्रीज होगी, है ना। तो कोई भी चीज अगर अर्थ के तरफ आ रही होगी तो उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही होगी, और अर्थ से दूर जा रही होगी तो उसकी स्पीड डिक्रीज होगी। ठीक है, तो ये अपन को स्टेटमेंट थोड़ी बहुत याद होनी चाहिए, ग्रेविटेशनल फोर्स का मामला है, इसमें अपन को थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तो ये जो एक्सेलरेशन आ रहा है, ये किसकी वजह से आ रहा है? ग्रेविटी की वजह से। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं ना कि जो भी एक्सेलरेशन आता है, कोई भी चीज अगर अर्थ के टुवर्ड्स गिरती है, तो वो एक्सेलरेशन जो होता है, वो एक्सेलरेशन होता है ड्यू टू ग्रेविटी। है ना। तो वो जो एक्सेलरेशन होता है वो ड्यू टू ग्रेविटी होता है, तो उसको अपन ए से क्यों लिखेंगे? ग्रेविटी वाला एक्सेलरेशन तो फिक्स्ड ही होगा, तो उसको अपने अलग सिंबल से डिनोट कर दिया, उसको डिनोट कर दिया स्मॉल जी से। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कौन सा सिंबल से होता है? स्मॉल जी से। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ गया स्मॉल जी। ये पूरा अपन को समझ आ गया होगा कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता होगा, और क्या क्या चीजें होती है, कैसे कंसिडर करते हैं अपन। अब थोड़ा सा अपन को फॉर्मूला बनाना है इसी चीज में से। जैसे फॉर्मूला क्या बनेगा, फोर्स के अपन ने ग्रेविटेशनल फोर्स का एक फॉर्मूला पढ़ा कि ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है ये। ठीक है, ये अपन ने ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा। तो ये जो एक्सेलरेशन आ रहा है, ये भी तो ग्रेविटेशनल फोर्स का ही वजह से हो रहा है। और फोर्स का अपन ने सेकंड लॉ के हिसाब से जो फॉर्मूला पढ़ा था वो था F इज इक्वल टू एम इंटू ए, सेकेंड लॉ वाला। ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो अपन को पता है कि ये जो एक्सेलरेशन है वो ग्रेविटी वाला एक्सेलरेशन है, ग्रेविटी की वजह से। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अपन सेकंड लॉ से कैलकुलेट नहीं कर सकते क्या? दो फॉर्मूला अपन को पता है, एक एफ जी इक्वल टू जी इंटू एम वन इंटू एम टू अपॉन डी स्क्वायर होता था ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स निकालने के लिए हेल्प कर सकता है ना, फोर्स का फॉर्मूला एम इंटू ए है। तो अपन क्या ये फॉर्मूला यूज करके कैलकुलेट नहीं कर सकते? तो आंसर आराम से कर सकते हैं, दोनों कैलकुलेटिव है ना, न्यूटन नहीं दिए, दोनों करेक्ट होंगे, तो अपन दोनों फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला ये भी यूज कर सकते हैं, तो उसमें मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अपन ने किससे डिनोट कर दिया है? स्मॉल जी से। तो अपन ऐसा लिख देंगे, तो ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स है। आप दो फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हो, एक यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से, और एक अपन के जो नॉर्मली होता था एम इंटू जी वाले से। करमवीर अब ज्वाइन हुआ क्या? करमवीर साउंड आ रही है आपको? Yes, sir, आ रही। वो मतलब ये 4:30 पे स्टार्ट हो जाती है क्लास। सर वो इंग्लिश मैम वो टेस्ट ले रहे थे। अच्छा अच्छा, वहाँ पे थे क्या? ठीक। तो अभी वापस अपन मोशन वाला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, कल जो कर रहे थे साइंस वाला, है ना। यस सर। ठीक है, आपको थोड़ा बहुत वो रिवाइज हुआ होगा ना, मोशन का पढ़ा था अपन ने, कहाँ तक पढ़ा था मतलब? ठीक है, तो मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। ठीक है, तो चलो वापस रिवाइज करवा देता हूँ। मोशन अपन ने पढ़ा था कि मोशन क्या होता था, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर है और वो मूव कर रहा है, तो उसकी सराउंडिंग चेंज हो रही है, तो उसको अपन बोलेंगे कि हाँ वो ऑब्जेक्ट कंसिडर होगा मोशन में, क्योंकि उसकी सराउंडिंग चेंज हो रही है टाइम के रिस्पेक्ट में। और अगर कोई ऑब्जेक्ट की सराउंडिंग चेंज नहीं हो रही, टाइम चेंज हो रहा है, तो वो रेस्ट पे होता है। ठीक है, जैसे ये एक वॉल है, ये एक बॉल पड़ी है, ये यहाँ पे पड़ी है, यहाँ पे क्लॉक भी लगी हुई है, तो मतलब क्लॉक ने शो करा था 12 ओ क्लॉक पे, ये बॉल यहाँ पड़ी थी, इसकी सराउंडिंग ये थी। 12 जो क्लॉक ने 2 ओ क्लॉक शो करा, तो भी बॉल यहीं पड़ी थी, तो उसकी सराउंडिंग चेंज नहीं हो रही है, तो उसको अपन ऐसा कंसिडर करेंगे कि ये रेस्ट पे है। और अगर ऐसा बोलते कि इसकी सराउंडिंग चेंज होती, मतलब टाइम चेंज होता, उसकी सराउंडिंग आसपास की चेंज होती, तो ये ऑब्जेक्ट जो होता वो मोशन में होता। तो पोजीशन चेंज होनी चाहिए टाइम के रिस्पेक्ट में, तो अपन बोलेंगे मोशन में ऑब्जेक्ट है।
और अगर पोजीशन चेंज नहीं हो रही टाइम के साथ में तो ऑब्जेक्ट को अपन कंसीडर नहीं करेंगे मोशन में, ठीक है। तो ये अपन को पता होता था कि दो चीज़ें होती थी, मोशन और रेस्ट का, ये दो मतलब मेन होते थे। फिर अपन ने पढ़ा था कि अपन को इस चैप्टर में रेक्टिलिनियर मोशन के बारे में ही पढ़ना है। रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता था? ठीक है, तो रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता था? ऐसा मोशन जो हमेशा स्ट्रेट लाइन वाला मोशन होगा। कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट है जो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तो उसको अपन कंसीडर करेंगे वो एक रेक्टिलिनियर मोशन कर रहा है, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन वाला मोशन है। तो ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका पाथ एक स्ट्रेट लाइन है, उसको अपन कंसीडर करेंगे रेक्टिलिनियर मोशन। तो अपन उसको ऐसे बोल सकते हैं, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट whose path is straight line, ठीक है, whose path is स्ट्रेट लाइन, उसको अपन कंसिडर करते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। और अपन को इसी के बारे में पढ़ना है मेनली। फिर अपन ने डिस्कस करा था कि अपन को 5 क्वांटिटीज के बारे में न्यूमेरिकल सॉल्व करने होंगे। 5 क्वांटिटीज थी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। अपन स्टार्ट कर चुके थे डिस्टेंस से, तो अपन वापस डिस्टेंस से स्टार्ट करते हैं। डिस्टेंस क्या होता है? कोई भी डाउट आ रहा तो बीच बीच में पूछते रहना ऐसे, Yes. ठीक है। तो अपन डिस्टेंस से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? कोई भी जर्नी है, कोई भी अपन ने मोशन करा, मतलब अपन ने पोजीशन चेंज करी, तो टोटल पाथ लाइन कितनी कवर करी, जितना भी डिस्टेंस अपन ने कवर करा वो पूरा बताओ, तो उसको अपन बोलेंगे डिस्टेंस, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या है? कोई भी जर्नी अपन ने यहाँ से थोड़ी भी पोजीशन चेंज करी, अपन वापस भी आ गए हैं, तो भी अपन का डिस्टेंस कुछ ना कुछ होगा। जैसे मैंने ऐसे बोला कि मैं एक ए पोजिशन पे था, यहाँ से मैं खड़ा हुआ, मैं यहाँ तक गया, बी तक गया और वापस यहाँ तक आ गया, तो मैंने कुछ पोजीशन चेंज करी ना अपनी। मैं बी तक गया, ओवरऑल अगर मैं देखूं तो मैं फाइनली यहाँ पे आ गया हूँ। पहले मैं यहीं पे था, फिर मैं यहाँ तक चल के गया और मैं वापस अपने यही जगह पे आ गया। पर क्या मेरा डिस्टेंस कुछ होगा? तो आंसर डिस्टेंस तो होगा ही, क्योंकि मैंने पाथ लेंथ तो कवर करी है ना। जो भी मैंने मोशन करा ना, उसमें पाथ कितना कवर हुआ, तो उसको अपन बोलेंगे डिस्टेंस। तो उसका मतलब, जैसे मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि 8 सेंटीमीटर का डिस्टेंस था यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो जब मैं गया हूँगा तो 8 सेंटीमीटर, जब मैं वापस आया हूँगा तो 8 सेंटीमीटर, तो मेरा पूरी जर्नी का डिस्टेंस कितना हो गया? 16 सेंटीमीटर, ठीक है। तो डिस्टेंस का मतलब ओवरऑल क्या होता है? जितना भी अपन ने चला है ना, मतलब अपने एक जगह से स्टार्ट करा, फिर थोड़ी जगह कहीं चल के आया, वापस वहीं पे आ गए, तो जितना भी चला है वो सब बता दो कि टोटल पाथ लेंथ कितनी थी। तो अपन डिस्टेंस को बोलेंगे, जो भी टोटल पाथ लेंथ है वो पूरी हो जाएगी डिस्टेंस। अब जैसे साइंस में अपन क्वांटिटीज को मेजर करेंगे ना, तो कुछ ना कुछ यूनिट होती है, हर चीज की कुछ ना कुछ यूनिट है। जैसे डिस्टेंस क्या है? एक लेंथ है, तो लेंथ को मेजर किस में करोगे? मीटर में करोगे, या किलोमीटर में करोगे, या सेंटीमीटर में करोगे। तो ऐसे बहुत सारे यूनिट्स आ गए, मिलीमीटर भी होता है, हेक्टोमीटर भी होता है, ऐसे तो ऐसे बहुत सारी यूनिट्स बनती जाएगी। तो उसको प्रिसाइज करने के लिए, एक स्टैंडर्ड सिस्टम बनाने के लिए एक सिस्टम आया, एसआई सिस्टम, ठीक है। एसआई सिस्टम, एसआई सिस्टम का मतलब क्या है कि मतलब जो भी इंटरनेशनल पूरा जो वर्ल्ड होगा वो उसी सिस्टम के ऊपर वर्क करेगा। तो मतलब सारे, जैसे किलोमीटर में इंडिया वाले मेजर कर रहे हैं, अमेरिका वाले मीटर में कर रहे हैं, कनाडा वाले सेंटीमीटर में कर रहे हैं, तो ओवरऑल पूरा वर्ल्ड का अगर अपन देखेंगे, जो स्टैंडर्ड यूनिट होगी वो क्या होगी? तो उसको बोलेंगे एसआई सिस्टम, ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, अब इंटरनेशनल सिस्टम जो है ना, उसने सबकी यूनिट्स दे दी। जैसे डिस्टेंस है, उसकी एक पर्टिकुलर यूनिट दे दी कि वही यूज करो। टेम्परेचर की एक पर्टिकुलर यूनिट दे दी कि वही यूज करो। तो अपन को हर, जो भी अपन क्वांटिटीज पढ़ रहे होंगे ना, उसमें एसआई यूनिट पता होनी चाहिए। तो डिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या निकाली? मीटर, ठीक है। तो अपन को डिस्टेंस का मीटर याद रखना है। तो जो भी यूनिट्स होगी, अपन को डिस्टेंस को एसआई सिस्टम में अगर पूछ रहे हैं, तो एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस क्या हो जाएगी? मीटर। और कभी अपन लॉन्गर डिस्टेंस मेजर करते हैं ना, जैसे 1 मीटर ऑलमोस्ट इतना ही होता है। पर अगर अपन को बड़े डिस्टेंस मेजर करना है, जैसे मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि मुझे इंडिया से लेकर अमेरिका तक का डिस्टेंस मेजर करना है, तो मीटर में बोलना इजी नहीं रहेगा, क्योंकि मीटर्स तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, तो उसको मैं किलोमीटर्स में बोल सकता हूँ। तो अपन की, जैसे अपन की सोच के हिसाब से अपन यूनिट्स को चेंज कर सकते हैं, बस इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग वो मीटर में होना चाहिए। तो ऐसा यूनिट क्या बनाई? मीटर। जो भी डिस्टेंस था, कोई भी डिस्टेंस मेजर करोगे तो उसकी ऐसा यूनिट क्या होनी चाहिए? मीटर, ठीक है। अब आते हैं अपन की, दो क्वांटिटीज होती थी, स्केलर और वेक्टर, है ना। तो डिस्टेंस किसमें? स्केलर में है कि वेक्टर में? तो पहले तो स्केलर और वेक्टर का थोड़ा बहुत रिवाइजन वापस कर लेते हैं।
ठीक है। ऐसी क्वांटिटीज जिसका कोई डायरेक्शन से मतलब ही नहीं है, जैसे मैंने ऐसे बोला कि टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, 30 डिग्री सेल्सियस इसका मतलब ऐसा थोड़ी बोल रहा हूँ नॉर्थ में इतना है, साउथ में इतना है, टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। तो इन क्वांटिटीज को क्या बोलते हैं, ऐसी क्वांटिटी जो डायरेक्शन से डिपेंडेंट ही नहीं, बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, ठीक है, तो उनको बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी, उसको अपन बोलेंगे डायरेक्शन इंडिपेंडेंट, इनको मतलब ही नहीं है डायरेक्शन से। और कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती है जो डायरेक्शन पे डिपेंड करती है, तो ऐसी क्वांटिटीज जो होगी डायरेक्शन डिपेंडेंट होगी। जैसे मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि मुझे यहाँ से लेके अमेरिका जाना, तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी ना मेरे डिस्टेंस की, ऐसे थोड़ी कि मैं कहीं पे भी चला जाऊँ, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाऊँगा तो ही मैं अमेरिका जा पाऊंगा। तो ऐसी क्वांटिटीज जो होती है उसको आपको डायरेक्शन बतानी पड़ेगी। जैसे वो पर्टिकुलर जो डिस्टेंस जो डिस्प्लेसमेंट था वो था, जैसे मैं ऐसे बोलता हूँ कि किसी को मैं डायरेक्शन बताता हूँ कोई पर्टिकुलर रास्ते पे जाने के लिए, तो मैं पूरा बताऊंगा ना कि स्ट्रेट जाना, फिर लेफ्ट जाना, फिर राइट जाना, तो ये जो पूरा पाथ होता है, पूरा पाथ का एक डायरेक्शन होता है। तो इन क्वांटिटीज के लिए डिस्प्लेसमेंट, जैसे उनके लिए हमको डायरेक्शन चाहिए, तो वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है, जो डायरेक्शन वाली होती है, ठीक है, उनका मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा। जैसे मैंने ऐसे बोला कि ये पेन है, मुझे इसको ऊपर ले जाना है, तो मुझे फोर्स कहाँ लगाना पड़ेगा, तो मुझे फोर्स नीचे से लगाना पड़ेगा। अगर मैं फोर्स की डायरेक्शन नहीं बताता हूँ तो मैं इस पेन को ऊपर थोड़ी ले जा पाऊंगा। तो अगर मुझे मेरा एम अचीव करना है तो मुझे फोर्स नीचे से ही लगाना पड़ेगा, तो फोर्स की डायरेक्शन बतानी पड़ेगी, तब मैं एम अचीव कर पाऊंगा। मतलब तो फोर्स कैसी क्वांटिटी हो गया, वेक्टर क्वांटिटी। तो ऐसी बहुत सारी क्वांटिटीज होती है जो डायरेक्शन पे डिपेंड करेगी, डायरेक्शन के बिना उसको अपन नहीं बता सकते, तो उसको अपन बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी। इनके एग्जांपल क्या क्या है, फोर्स, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी आएगा अभी, और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो मेन में अपन को यही, अपन को डायरेक्शंस वाली क्वांटिटीज यही होती है, फोर्स, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट। अपन को इस चैप्टर में कौन कौन सी पढ़नी है, फोर्स, एक्सेलरेशन जो होंगे, फोर्स वाला चैप्टर तो अपन का अगला चैप्टर है, ठीक है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, तो ये इस चैप्टर का पार्ट नहीं है। एक्सेलरेशन अपन को इसी चैप्टर में पढ़ना है, जो भी अपन आगे पढ़ेंगे, वेलोसिटी भी पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट भी पढ़ेंगे, तो यही अपन को मेन में पढ़ना है, वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है। स्केलर में क्या होता है, जिनकी कोई भी डायरेक्शन नहीं है, तो जो डिस्टेंस होता है ना, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, जो भी टोटल पाथ लेंथ है उसकी कोई डायरेक्शन नहीं, टोटल पाथ लेंथ मेजर करके आओ कोई भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि नॉर्थ वाली मेजर करनी है, ऐसा टोटल पाथ लेंथ, तो वो हो गया डिस्टेंस, कोई डायरेक्शन नहीं है, स्पीड, इसकी भी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, मास और टेम्परेचर, और भी बहुत सारी होती है, पर मेनली अपन को ये पता होनी चाहिए। तो स्केलर क्वांटिटीज वो वाली क्वांटिटीज इनकी कोई डायरेक्शन नहीं है, और वेक्टर क्वांटिटीज वो वाली क्वांटिटीज इनकी डायरेक्शन होती है, ठीक है। अपन ने डिस्टेंस अपन डिस्कस कर लिया, अब आते हैं अपन डिस्प्लेसमेंट पे। हाँ, तो मास क्या होता है? जैसे दो चीजें होती है, एक वेट होता है, एक मास होता है। तो जो वेट होता है ना, वो भी अपन फिजिक्स में अपन समझते थे कि वेट और मास ऑलमोस्ट सेम ही होता है, पर वेट का मतलब होता है कि अपन को अर्थ कितने फोर्स से अट्रैक्ट कर रही है, मतलब अर्थ अपन के ऊपर कितना फोर्स लगा रही है। तो जो वेट होगा ना, वो मास होगा, वो दोनों डिफरेंट हो जाएंगे। मास मतलब अपन के अंदर कितना कंटेंट है, एक्चुअल कंटेंट कितना है। जैसे मैं अपन का मास जो भी होता है, जैसे मेरा मास 55 है, तो उसका मतलब क्या हुआ, मेरे अंदर 55 केजी का कंटेंट है। और वेट का मतलब होता है कि इस 55 केजी के ऊपर अर्थ कितना फोर्स लगा रही है। तो मतलब मेरे ऊपर फोर्स लग रहा होता है 550 न्यूटन का अप्रोक्सीमेटली, तो मेरा वेट होगा 550 न्यूटन, और मेरा मास कितना होगा 55 केजी, मतलब मेरे अंदर कितना कंटेंट है, ठीक है। जो भी कंटेंट होता है अपन के अंदर, पूरी बॉडी का जो कंटेंट है सबको इंक्लूड कर दोगे तो उसको बोलते हैं मास, ठीक है। यस। ठीक है, वेट और मास मतलब डिफरेंट होते हैं। आप वो स्कूल में शायद ग्रेविटेशन चैप्टर हो रहा होगा ना, यस सर। तो मतलब अभी अपन पढ़ेंगे जब, तो अपन को पता चलेगा कि मास और वेट दोनों डिफरेंट क्वांटिटी है। मास मतलब अपन का एक्चुअल कंटेंट, और वेट मतलब अपन के ऊपर कोई भी प्लैनेट कितना फोर्स लगाता है। जैसे अपन अर्थ पे रह रहे हैं तो अपन के ऊपर एक फोर्स लग रहा है, तो वो वेट है, ठीक है। यस सर। तो अपन इधर आते हैं वापस से, अपन आते हैं नेक्स्ट क्वांटिटी पे, डिस्प्लेसमेंट पे। डिस्टेंस मतलब वही है कि टोटल पाथ लेंथ है, टोटल पाथ लेंथ जो होती है उसको अपन बोलते हैं डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट क्या है वो देखते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट थोड़ी अलग क्वांटिटी है। जैसे डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, कोई लड़का है, उसने यहाँ से जर्नी स्टार्ट करी, वो यहाँ गया, फिर 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 यहाँ, और ओवरऑल उसने लास्ट यहाँ पे करा। तो अपन इसका इनिशियल पॉइंट देखेंगे, तो ये इसका इनिशियल पॉइंट है। इनिशियल उसने यहाँ से स्टार्ट करा था ना, ये वाला पॉइंट, ठीक है। उसने एंड यहाँ पे करा है, तो ये इसका
फाइनल पॉइंट है। तो इसका ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है। अगर इसका डिस्टेंस कैलकुलेट करने को बोलेंगे तो अपन को क्या करना होगा, टोटल पाथ लेंथ निकालनी होगी। टोटल पाथ लेंथ मतलब ये ऐड करना होगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, सारे डिस्टेंसेस को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, सबको अपन को ऐड करना पड़ेगा। जैसे ये जो 2 है, ये 3 है, ये 4 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, 7 है, ये 8 है, ये 9 है। तो अगर अपन को डिस्टेंस पूछेंगे ना, तो डिस्टेंस मतलब टोटल पाथ लेंथ बताओ, तो इसका मतलब अपन को सबको ऐड करना है, जितना भी इसने चला है वो सब बताना है। पर अगर अपन को डिस्प्लेसमेंट पूछेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, ये इतना घूमता ही नहीं, ये यहाँ से लेके डायरेक्ट यहाँ चला जाता, तो ये हो जाएगा शॉर्टेस्ट पाथ। तो जो शॉर्टेस्ट पाथ की लेंथ होती है ना, उसको अपन बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये जो चीज है, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। ये जो चीज है, ये है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट को अपन कैसे डिफाइन कर सकते हैं, अपन ऐसा बोल सकते हैं कि जो शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ होगी ना कोई भी जर्नी की, उसको अपन डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। तो अपन डिस्प्लेसमेंट को शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ बोलेंगे। ठीक है, जो भी शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ होगा वो अपन का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, और जो टोटल पाथ लेंथ होता है वो तो डिस्टेंस होता ही है। तो अपन डिस्प्लेसमेंट को थोड़ा और डिफरेंशिएट करने के लिए थोड़े बहुत क्वेश्चंस करते हैं। एक और चीज यहाँ पे, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ है ना, तो वो इनिशियल पॉइंट ये था, फाइनल पॉइंट ये था। शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ कभी भी चाहिए होती है ना, तो इनिशियल पॉइंट को ढूंढो, फाइनल पॉइंट को ढूंढो, उनको डायरेक्ट ज्वाइन कर लो। ठीक है, डायरेक्ट ज्वाइन करा तो अपन को डायरेक्टली मिल गया। तो शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ हमेशा यही करना, जहाँ से स्टार्ट हुई जर्नी उसको इनिशियल पॉइंट रखो, जहाँ पे जर्नी एंड हुई उसको फाइनल पॉइंट रखो, और उनको डायरेक्ट ज्वाइन कर लो, तो वो हो जाएगा शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ। तो इसकी अपन मेजरमेंट कर लेंगे, ये अपन का डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। पर अगर मैं ऐसे बोलूँ कि इसकी डायरेक्शन तो यही रहेगी ना, ये इसकी शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ है, इसी लाइन के अक्रॉस शॉर्टेस्ट पाथ मिलेगा, और कोई लाइन है क्या जो शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ मिलाती हो, मतलब इस पॉइंट को, ए पॉइंट को और बी पॉइंट को, इस मेरे को ए से लेके बी तक जाना है शॉर्टेस्ट पाथ में, तो इस लाइन के अलावा मैं कोई और लाइन के थ्रू जा सकता हूँ क्या? तो उसका आंसर है नहीं है, क्योंकि यही तो शॉर्टेस्ट पाथ है। ऊपर से जाऊंगा तो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, नीचे से जाऊंगा थोड़ा और लॉन्ग हो जाएगा, तो ए से लेके बी तक जाना है, तो मुझे शॉर्टेस्ट पाथ ये अकेली लाइन ही मिल रही है, और इसकी लाइन की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है ना, और कोई पाथ ही नहीं है। इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाऊंगा, इस पर्टिकुलर लाइन की डायरेक्शन में जाऊंगा तो ही मैं बी तक पहुंच पाऊंगा, अगर मुझे शॉर्टेस्ट पाथ चाहिए तो डिस्प्लेसमेंट जो क्वांटिटी है ना, वो डायरेक्शनल है, उसकी डायरेक्शन बतानी पड़ेगी। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी हो गई, डायरेक्शनल क्वांटिटी, और डायरेक्शनल क्वांटिटी कैसी में होती है, वेक्टर। तो अपन से ऐसे पूछेंगे ना कि डिस्प्लेसमेंट इज अ स्केलर क्वांटिटी और अ वेक्टर क्वांटिटी, उसका आंसर होगा डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। उसका रीजन क्या है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन होती है ना। तो अपन इसको लिख देते हैं, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये अपन का पूरा हुआ कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ होती है, और अपन को इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करना होता है। अब जैसे अपन को ऐसे बोल रहे हैं कि इसकी यूनिट क्या होगी, जैसे आप डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर लिया कि हाँ 8 है या 9 है, यूनिट क्या लगाओगे, तो कुल मिला के ये है तो लेंथ ही ना, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ है, तो कोई भी लेंथ को मेजर करने के लिए यूनिट क्या लगाओगे, मीटर। ठीक है, ऐसे सिस्टम के अकॉर्डिंग मीटर ही होगी। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक तरीके की लेंथ है, और सारी लेंथ को मेजर करने के लिए मीटर या किलोमीटर या सेंटीमीटर होता है, पर अपन ऐसा ही सिस्टम के अकॉर्डिंग चलेंगे, और इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर। तो अपन को कुछ पॉइंट्स याद रखने होंगे डिस्प्लेसमेंट की मेन प्रॉपर्टीज। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, फिर ये किस टाइप की क्वांटिटी है, स्केलर है कि वेक्टर है, फिर इसकी यूनिट क्या है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन हो जाएगी, इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड अ फाइनल पॉइंट। ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ होती है इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में। सेकंड हो जाएगा, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन, डायरेक्शन पे डिपेंड करती है इसलिए वेक्टर क्वांटिटी है। और थर्ड, इसकी यूनिट है मीटर। ठीक है, लेंथ है इसलिए इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट में कोई डेफिनेशन में डाउट लग रहा है क्या? डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन में किसी में कुछ डाउट लग रहा है? करमवीर अभी लाइव ही हो? ठीक है, थोड़ा सा एक डिस्प्लेसमेंट का न्यूमेरिकल कर लेते हैं, फिर खत्म करते हैं। ठीक है, इसमें वो जो लाइव स्टूडेंट था वो तो अभी है नहीं, तो अपन डिस्प्लेसमेंट का न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। देखो, जैसे ऐसे बोल रहा हूँ कि मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल है,
ठीक है? इस राइट एंगल ट्रायंगल में क्या हो रहा है कि एक वापस जॉइन हो गए क्या? करमवीर, मैं ऑडिबल हूँ? सर हाँ। सर मैं वो बोल रही थी सर, मेरे फोन की बैटरी खराब हो गई सर, तो मैं आज क्लासेस नहीं कर पाऊंगा। हाँ, हाँ, ठीक है। ओके, ओके, ओके। हो गया। उसने बोला कि मेरे फ़ोन की बैटरी खत्म हो गई, तो आज क्लास नहीं कर पाऊँगा। हाँ, तो ज्वाइन नहीं करेगा दूसरी क्लास? हाँ। तो अभी कोई ना कोई दूसरा आ जाएगा। पहले लेट आया एक तो। आप पढ़ा रहे थे ना? हाँ। चार्ज में पढ़ देता हूँ थोड़े से। यार चाय के तो बिल्कुल अते पते नहीं है। नहीं, नहीं आएगी नहीं अब। 5 तो कितने बाहर कहाँ है? अच्छा, छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो। कहीं कौन पूछ रहा है? तो उसका अब क्या करूँगा, मतलब कल वो अगर मैं अभी मैथ्स का टॉपिक करा दूंगा वो, तो कल उसको फिर वापस वही टॉपिक कराना है। तो इस सबसे पुराना टॉपिक आपका रह गया था ना? वही स्टार्ट करूँ। वो ले लो आप। ये और इसके लिए तो कल ये स्टार्ट किया था, कल में जाएंगे उसके लिए वहाँ पे कल स्टार्ट मैथ का रिकॉर्डिंग चालू पड़ी है।